क्या आपको पता है अब आप रात को बाहर जब भी अंधेरे में होगे तो आप लिटरली लाइट को खरीद सकोगे रात में, और वो भी सूरज का डायरेक्ट लाइट आपके पास रात के समय। जी हाँ, आपने अपने सर में मौजूद 2 छेदों से बिल्कुल सही सुना। और 500 लोगों की डेड बॉडीज 400 साल बाद कैसे रिवाइव की जाएगी, ये आपको जरूर जानना चाहिए। ये कोई मीम या इंटरनेट स्टोरी है वैसा कुछ नहीं है, बल्कि एक्चुअल 500 लोगों के बॉडीज हैं जिनके एक्चुअल नाम आपको मिल जाएंगे। उनके डेड बॉडीज फ्रीज्ड है बाद में जिंदा करने के लिए। और हमारे सोलर सिस्टम के सामने एक ब्लैक होल है और हमें पता भी नहीं है। ब्लैक होल के ऐसे सीक्रेट्स जो आपके होश उड़ा देंगे। और इंसान और सुअर का हाइब्रिड जिससे लिवर, हार्ट और किडनी, इंसान के बॉडी पार्ट्स की फार्मिंग की जाएगी, इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। ये सब और भी ऐसे कई इंटरेस्टिंग बातों को आप इस वीडियो में जानोगे, जिनको सुन के आप कहोगे उड़ी बाबा। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। बेल आइकन मतलब कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 12, आपने स्टार्टअप्स को किसी तरह का सर्विस देते हुए देखा होगा, किसी तरह का प्रोडक्ट बेचते हुए देखा होगा, पर क्या आपने कभी सनलाइट बेचने वाला स्टार्टअप देखा है? सूरज की रोशनी बेचने वाला स्टार्टअप रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल नाम की एक कंपनी है, और इसने एक ऐसा काम किया है जो आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचने वाले लोग भी नहीं सोच पाए थे आज तक। आसमान में मिरर होगा और आप तक सनलाइट पहुंचेगा कहीं भी कभी भी। स्पॉन्सरशिप नहीं है भाई, कोई कंपनी ऐसी क्रेजी काम करेगी तो बताना तो पड़ेगा ही ना। आप ऐप को ओपन करोगे, अपना लोकेशन सिलेक्ट करोगे और बस आप तक लाइट पहुंच जाएगा, चाहे रात के 8 बज रहे हो या रात के 12। लाइट लेके आपको क्या करना है वो आपकी मर्जी है, पार्टी करना है या जो भी करना है। पर ये सर्विस मेजोरिटी B2B होगी, यानी बिजनेस टू बिजनेस। कैसे? दुनिया भर के कई सोलर फार्म्स इस सर्विस को यूज करेंगे ताकि दिन और रात दोनों टाइम नॉन स्टॉप सोलर पैनल्स काम करते रहें और अनइंटरप्टेड बिजली प्रोड्यूस होते रहे, सनसेट के बाद भी, सूर्यास्त के बाद भी। और ये सर्विस सबसे ज्यादा किस लिए यूज होगी पता है? वो है एडवर्टाइजमेंट, यानी आसमान में प्रचार। जी हाँ, वो दिन दूर नहीं, लेकिन इवेंचुअली ऐसी दुनिया आ ही जाएगी जिसमें आपको आसमान में प्रचार देखने मिलेगा। कई लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी ना ही आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा हुआ तो धरती का जो नेचुरल सिस्टम है कि दिन को हलचल होती है और रात को शांति, ये नेचुरल कोर्स डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब सिंपली कई लोगों का ये कहना है कि भाई साहब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। फैक्ट नंबर 11, देखो मार्वल का ये मूवी सीन दुनिया के सबसे गूज बम्प लम्प सीन्स में से एक है, यानी जिसे देख के गूज बम्प आ जाए। कैप्टन अमेरिका का बॉडी 70 साल तक फ्रीज करके रखा गया था, और जब वो 70 साल बाद जगा तो उसका बॉडी वैसा का वैसा ही था, पर दुनिया में 70 साल बीत गए थे। तो देखो एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल है कि अगर किसी बॉडी को हम फ्रीज कर दें, जमा दें, 0 डिग्री की बात नहीं हो रही है, -196 डिग्री पे फ्रीज कर दें, तब तो उसके बॉडी का सारा मॉलिक्यूलर प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। -196 एक ऐसी टेम्परेचर है जो कि बहुत सारी क्रायो कंपनीज यूज करती है। तो अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर हम शरीर को 400 साल या 500 साल तक प्रॉपर फ्रीजिंग में रखे, मतलब 1 सेकंड का भी फ्रीजिंग ना हटा और 400 साल लगातार फ्रीजिंग ऑन रहा, तो सेल्स फ्रीज हो जाएंगी, सारी मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस रुक जाएंगी। तो इसका मतलब 400 साल बाद भी वो बॉडी उतना ही यंग रहेगा, राइट? और बाहर दुनिया में 400 साल बीत गए होंगे, उसकी फैमिली कब की खत्म हो चुकी होगी। तो इसका आंसर है यस। देखो साइंस ये कहती है कि आप किसी भी चीज को कितना भी कम टेम्परेचर में रखो, कितना भी फ्रीज कर लो, बॉडी का मॉलिक्यूलर प्रोसेस कभी भी स्टॉप नहीं हो जाएगा, बल्कि वो धीमा होगा, बहुत ज्यादा धीमा। -196 डिग्रीज पे बॉडी का जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी है वो एज फार एज 99% तक स्लो हो जाएगा। और ये इतना स्लो है कि आपको अंदाजे के लिए बता दूं कि अगर -196 पे बॉडी को रखा गया और 1000 साल बाद बॉडी को निकाला गया, तो वो बॉडी विजिबली सिर्फ 4 से 5 साल ही एज की होगी। इतना स्लो हो जाएगा इतने कम टेम्परेचर में। और ये बातें शायद आपको मूवीज की लगे, यानी साइंस फिक्शन लगे, पर मैं आपको बता दूं अभी के समय 500 एक्चुअल बॉडीज ऐसी हैं जो बर्फ में प्रिजर्व्ड है ओनर के कंसेंट पे, यानी ओनर के परमिशन पे। पर अब सवाल यहाँ ये आता है कि ये जो 500 लोग हैं, ये जिंदा में ही अपने आप जाके लेट गए कि 400 साल बाद उठेंगे, या फिर मरने के बाद उनको फ्रीज किया गया? तो इसका आंसर है मरने के बाद। क्लिनिकली डेड डिक्लेयर करने के बाद ही उनको फ्रीज किया गया। उन्होंने पेपर्स पे पहले से ही साइन करके रखा हुआ था, क्योंकि दुनिया का कोई भी लॉ यानी कानून ये अलाउ करता ही नहीं कि कोई अपने आप को जीवित अवस्था में फ्रीज कर ले, चाहे वो खुद से चाहे फिर भी अपने आप को नहीं कर सकता एज पर लॉ। बाकी डेड लोगों को फ्रीज किया गया है ताकि अगर इंसान को भविष्य में रिवाइव करने वाला टेक्नोलॉजी मिल जाए, भले उसमें समय लगे, रिवाइव टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से नहीं आएगी, पर जब हो तब इनको वापस जिंदा किया जा सकेगा।
अभी मैं क्रायो कंपनीज ये बार बार बोल रहा हूँ, ये कंपनीज आखिर है कौन सी, ये भी आप जानना चाहते होंगे। जो क्रायोनिक्स कंपनीज बॉडी को हैंडल करती है उनका नाम है, पहला है एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन, दूसरा क्रायोरस, तीसरा टुमारो बायोस्टैसिस, चौथा ओरिगोन क्रायोनिक्स। यही कंपनीज हैंडल करती है इन बॉडीज को। वैसे इंडिया में भी जीएसटी नंबर लेके ये कंपनीज बिजनेस शुरू कर सकती चाहे तो। खैर, तो हाँ, पूरी कहूँ तो ठंड एक बहुत ही मस्त सी चीज है। ठंड एक तरह से चीजों के लिए टाइम स्लो करने का पावर रखती है अपने आप में। ठंडी टेम्परेचर ब्रह्मांड की सभी चीजों को स्लो करने की पावर रखती है। फैक्ट नंबर 10, देखो साइंटिस्ट हाइब्रिड जीवों को बनाने का जो रिसर्च है वो 24/7 जारी रखती है। अभी भी रियल टाइम में ऐसे कई वैज्ञानिक हैं जो हाइब्रिड जीवों के ऊपर काम कर रहे हैं। पर जितने भी हाइब्रिड जानवर बन रहे हैं उसमें से जो सबसे शॉकिंग, सबसे डिबेटेबल और सबसे कंट्रोवर्शियल है वो है ह्यूमन पिग हाइब्रिड। पिग के बॉडी पार्ट्स ऑलरेडी ह्यूमन ट्रांसप्लांट के वक्त अभी भी यूज किए जाते हैं। जैसे जब इंसान का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो जो हार्ट वेल्व होता है वो अक्सर पिग का लगाया जाता है। और वैज्ञानिक पिग यानी सुअर पे ही इसलिए इतना ध्यान दे रहे हैं क्योंकि पिग का बॉडी पार्ट का साइज इंसान के बॉडी पार्ट के साइज का ऑलमोस्ट बराबर होता है। जैसे पिग का किडनी, लंग, इनका साइज इंसानों से मैच करता है। और ह्यूमन पिग हाइब्रिड को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि इनकी संख्या बढ़े और उन हाइब्रिड के अंदर जो ऑर्गन्स डेवलप हो उसे इंसान यूज कर पाए ट्रांसप्लांट्स पे। ऑर्गन फार्मिंग हो पाए ताकि किसी को भी कमी ना हो ऑर्गन्स की। सुअरों का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो भी बहुत छोटा होता है, सिर्फ 3 महीने में ही प्रेग्नेंट से डिलीवरी तक। यानी इस स्पीड के चलते लार्ज स्केल में ऑर्गन प्रोडक्शन हो पाएगा। और रिसर्च ने ये शो किया है कि पिग का ऑर्गन इंसानों में बहुत दिन तक चलता है, यानी रिएक्ट नहीं करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हार्ट ट्रांसप्लांट के समय जो वाल्व होता है, पिग का वाल्व इंसान के हार्ट में यूज किया जाता है और वो रिएक्ट नहीं करता और बहुत दिन तक शरीर में हेल्दी तरह से चल जाता है। और इसलिए हाइब्रिड की कैटेगरी में इंसान और पिग को सबसे टॉप पे रखा गया है। लोगों को जरूरत के वक्त ऑर्गन्स मिल जाएंगे ऑर्गन फेलियर्स के समय, और कंपनीज को मुनाफा हो पाएगा यानी प्रॉफिट। पर पता नहीं ये एथिकल होगा या नहीं, ये तो आप ही बताओ। मतलब सुअर का मौत इंसान का जीवन दान बनेगा, तो ये सही है कि नहीं, आप ही बताओ। फैक्ट नंबर 9, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि एनीमे और कार्टून में क्या डिफरेंस होता है। इसके डिफरेंस को लोग इतना रेस्पेक्ट करते हैं कि अगर आप एनीमे को कार्टून बोलोगे तो वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या गंवार है तू, ये एनीमे है कार्टून नहीं। ये देख एनीमे को कार्टून बोल रहा है। तो आखिर क्या फर्क है एनीमे और कार्टून में? तो इसका आंसर ये है कि कार्टून सिंपल एनिमेशन को कहते हैं जिसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती और जो 7-8 साल से कम बच्चों के लिए होती है, यानी किड्स के लिए। और एनीमे होता है एक ऐसा एनिमेशन जिसे ग्रोन अप्स भी देख सकते हैं, एडल्ट भी देख सकते हैं और 40 साल के अंकल भी देख सकते हैं। और एनीमे में जो स्टोरी होता है वो सीरियस होता है और एनीमे में कैरेक्टर डेवलपमेंट काफी सीरियस होता है। कैरेक्टर्स इन इटसेल्फ बहुत सीरियस होते हैं और एनिमेस का बजट भी काफी हाई होता है। यानी एनीमे कार्टून सी होते हैं एट अ बेसिक लेवल, लेकिन वो अलग लेवल के कार्टून होते हैं जिसका एक्सपीरियंस अलग होता है और वो अपने आप में एक बहुत ही लार्जर दुनिया है। यानी कार्टून नूब है और एनीमे प्रो है जो हर एज का इंसान देख सकता है। और कार्टून नुन्नू पुन्नू के लिए होता है। फैक्ट नंबर 8, अब आया स्पेस का एक भयंकर फैक्ट। क्या आपको पता है इस ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट्स जिसको बड़े बड़े तारे, सूरज भी प्रणाम करते हैं, वो है ब्लैक होल। पर ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट भी एक दिन खत्म हो जाता है। हर ब्लैक होल का एक लाइफ साइकिल होता है जिसके बाद वो लास्ट में, एंड में, आखिर में इवेपोरेट हो जाते हैं। ब्लैक होल पूरा खत्म हो जाता है, पूरा जीरो हो जाता है। जहां आपको और मेरे को एक चीज नजर आती है कि कोई चीज कितनी भी पावरफुल हो, एंड होना ही होना है। चाहे वो कोई अमीर इंसान हो, कोई गैलेक्सी हो, कोई तारा हो या कोई प्लैनेट हो। और अगर सब कुछ को इंडिविजुअली ब्रह्मांड के लेवल पे देखे तो ब्लैक होल का ही उम्र सबसे ज्यादा होता है। एक ब्लैक होल का एवरेज उम्र 7 बिलियन ईयर से भी ज्यादा होता है। और एवरेज इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स में ज्यादातर ब्लैक होल्स बहुत ह्यूमंगस साइज के होते हैं। इन इस ब्रह्मांड में छोटे ब्लैक होल्स कम पाए गए हैं एज कम्पेयर टू लार्जर ब्लैक होल्स। तो सब कुछ को भी स्कैन करें अगर हम, तो सबसे ज्यादा लाइफ एक ब्लैक होल का होता है। पर माया का खेल देखो, उसका भी अंत होता है। जिस तरह आप अगर पानी को उबालो तो उबालने से वो कुछ देर में इवेपोरेट होकर खत्म हो जाता है, वैसे ही ब्लैक होल्स भी इवेपोरेट होते हैं। और इवेपोरेट होते हैं हॉकिंग रेडिएशन नाम के एक फेनोमेनन के चलते। वैसे हॉकिंग रेडिएशन तो अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, उसको समझेंगे तो 8-10 मिनट लग जाएगा। पर सिंपली आप ये समझो कि वो
इवेपोरेट होने लगता है। या फिर एक दूसरे एंगल से समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि एक छोटा सा लीक होता है ब्लैक होल में, और उस लीक से ब्लैक होल अपने आप का थोड़ा हिस्सा लूज करते रहता है। उसी तरह जिस तरह एक बलून होता है, बलून में एक छोटा सा छेद कर दें तो वो श्रिंक हो जाएगा ओवर टाइम। बिल्कुल उसी तरह एक ब्लैक होल भी श्रिंक होते रहता है थोड़ा थोड़ा, एंड ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स वो छोटा होता है एंड एट द एंड पूरा खत्म ही हो जाता है। यानी ब्रह्मांड के विलन्स होने के बावजूद भी आखिरकार वो भी ब्रह्मांड के हर किसी दूसरे चीज की तरह शून्य में विलीन हो जाती है। यानी इस बात से ये प्रूव होता है कि इस ब्रह्मांड के क्रिएटर यानी रचयिता से ज्यादा पावरफुल और इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। ये भगवान पे मानने वाले लोगों के लिए था, और अगर आप नहीं मानते भगवान पे, लॉजिकल हो, तो आप ये समझ सकते हो कि ये यूनिवर्स अगर कंटेनर है और इसके अंदर चीजें हैं, ब्लैक होल, प्लेनेट, ये वो, तो यूनिवर्स सबसे पावरफुल है, वो कंटेनर। फैक्ट नंबर 7, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। जिस तरह गाड़ियों में नंबर प्लेट होता है, उसी तरह एरोप्लेन्स के आगे नंबर प्लेट क्यों नहीं होता है? वो भी तो मोटर व्हीकल है ना, उनके अंदर भी तो इंजन होता है। तो इसका आंसर है होता है एक्चुअली में। इस दुनिया का हर एक एरोप्लेन लोकल गवर्नमेंट और इंटरनेशनल डेटाबेस में रिकॉर्डेड होती है, रजिस्टर्ड होती है, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एरोप्लेन के बॉडी में जनरली उसके पूंछ यानी टेल पे देखने मिलता है। जी हाँ, यानी एरोप्लेन में नंबर प्लेट आगे नहीं होता है। ऐसा नहीं कि एरोप्लेन के आगे ऐसा नंबर प्लेट रहे, बल्कि पीछे होता है। और वैसी और एक फन फैक्ट है कि इस दुनिया में टोटल अभी तक 150 करोड़ रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, कार्स है, 4 चक्के, 50 करोड़ रजिस्टर्ड बाइक्स है, और सिर्फ मात्र ओनली 40,000 के आसपास रजिस्टर्ड कमर्शियल एरोप्लेन्स है। 150 करोड़ कार्स, 50 करोड़ बाइक्स और सिर्फ 40,000 प्लेन्स। फैक्ट नंबर 6, चाइना के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये जो लाइन आप चाइना के बीच में देख रहे हो, इसे कहते हैं हेई टेंग छोंग लाइन या फिर हु लाइन। चाइना में तो सब नाम ऐसे ही होता है ना, हु है ले छेंचुन। तो इधर सिर्फ 6% लोग रहते हैं और राइट साइड में 94% लोग रहते हैं, यानी लिटरली आधा चाइना खाली है। राइट साइड में एग्रीकल्चरल यानी उपजाऊ जमीन है, नदियां हैं, इसलिए लोग ह्यूज मात्रा में बसे हुए हैं, और लेफ्ट साइड में जंगल, माउंटेन, अनसस्टेनेबल लैंड, और इसलिए कभी वहां ज्यादा पॉपुलेशन बस ही नहीं पाई। और अब तो इंडिया का भी हमें देखने में मजा आएगा कि कहाँ कॉन्सेंट्रेशन है लोगों का। तो देखो, इंडिया का मैप भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडिया का ये जो पार्ट है NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन, और यूपी, बिहार, बंगाल, ये जो पूरा नॉर्दर्न इंडिया बेल्ट है, ये इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है। यहीं पर लिटरली बिलियंस ऑफ पीपल रहते हैं, और इंडिया का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इस एरिया में बहुत ज्यादा है। फन फैक्ट ये है कि मेरे ज्यादातर व्यूज भी इसी बेल्ट से आते हैं, और स्पेशली पटना से भी बहुत अच्छी व्यूअरशिप है। फैक्ट नंबर 5, ये जो फैक्ट है ये मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। मान लो आप पटना शहर में रहते हो और पटना शहर आपके दिल के बहुत करीब है, और हुआ ये कि आपने अपने जीवन के 37 साल लगा के पटना शहर का एक स्टैचू, एक स्ट्रक्चर खड़ा किया। ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। आर्टिस्ट एस वीवर के पास जनरेशनल पैसा बहुत था, पर उनको आर्ट यानी कला से प्यार था। कला, रियल कला। वैसे ये कला वाला फैक्ट मैं आगे बढ़ने के पहले एक फन फैक्ट आपको बता देता हूँ। कला शब्द असल में कलम से आया है। जो कहते हैं ना आर्ट है, कला है, कला मतलब एक ऐसी चीज जिसे हम फील कर सके यहाँ पे, तो ये आया है कलम से, क्योंकि कला की स्टार्ट होती है राइटिंग से, स्क्रिप्ट से, और पेन में बहुत ताकत होती है, वही कलम से कला आया है। तो स्कॉट वीवर के पास जनरेशनल वेल्थ बहुत था और उनको प्यार था कला से। यानी उनका डायलॉग था कि पैसा बहुत है लेकिन कुछ ऐसा करना है कि मेरे शहर के प्रति मेरा प्यार दिख पाए, लोगों को कला दिख पाए। तो उन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में ही एक मॉडल बनाना शुरू किया, टूथपिक से, दांत जिससे करते हैं उससे, और पूरे 37 साल लगा के, यानी जब वो 50 के हुए तब तक ये मॉडल बनाते रहे, और फाइनली 50 की उम्र के एंड आते आते ये मॉडल तैयार हो गया। और ये पूरा का पूरा हैंडमेड है, और इसमें करीब 1 लाख दांत साफ करने वाले टूथपिक्स का यूज किया गया है। भाई मुझे समझ नहीं आता है कि 17 से 50 की उम्र तक इतना कोई कैसे डेडिकेटेड रह सकता है एक छोटे से स्टैचू के लिए। नहीं, छोटा नहीं बोलूंगा, वीवर भाई गुस्सा हो जाएगा। नहीं, इसमें बहुत आर्ट है। लेकिन सही में इंसान का जो दिल है ना, जो इमोशंस है यहाँ इस जगह पे, वो इंसान से कुछ भी करवा सकती है लिटरली। फैक्ट नंबर 4, कई लोग पूछते हैं कि सूरज एक दिन में धरती से कितना लीटर वाटर चूस लेता है। वो ग्लूकॉन डी और नई एड में आप देखते हो कि शरीर से भी पानी चूसता है सूरज, और धरती का जो लेक्स है, ओशन है, वहां से तो चूसता ही है। तो इसका टेक्निकल आंसर है 1.2 क्वाड्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर। एक काम करते हैं, ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना, बिलियन, क्वाड्रिलियन, ट्रिलियन, क्या है ये सब। एक काम करते हैं, ये जो नंबर है 1.2 क्वाड्रिलियन, इसको हम डिवाइड करते हैं बाल्टियों से।
से। एक नॉर्मल बाल्टी करीब 10 से 15 लीटर वाटर होल्ड करता है, जिसका मतलब टोटल 80 लाख करोड़ बाल्टियों के बराबर पानी सूरज एक दिन में इवेपोरेट कर देता है, यानी धरती से हटा के ऊपर भेज देता है, और फिर वही पानी वापस बरसता है और ये साइकिल चलते रहता है। यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ पानी जो धरती पे है वो कांस्टेंट है। यानी इंसान अगर बाल्टी बाल्टी भर के स्पेसशिप से अगर बाहर नहीं ले जाए तो जो एग्जैक्ट मिलीलीटर तक क्वांटिटी है धरती पे वो हमेशा उतना ही रहेगा। कितनी अमेजिंग बात है। यानी नेचुरली पानी उतना ही का उतना ही रहेगा अगर हम छेड़े नहीं तो। धरती के टोटल वाटर को कम करने का एक ही तरीका है कि आप स्पेसशिप में वाटर को भर के मार्स लेके चले जाओ। पहली बार ऐसा होगा इस धरती के इतिहास में जब लिटरली धरती का पानी धरती को छोड़ के बाहर गया। नहीं तो कितना भी भाप बना के उड़ा लो, कुछ भी कर लो, वो धरती में ही, धरती का जो पूरा इकोसिस्टम है, पूरा एटमॉस्फेयर है, उसी में रहेगा। फैक्ट नंबर 3, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मजा आ जाएगा आपको। देखो धरती पे अभी 8 बिलियन यानी 800 करोड़ लोग हैं और धरती पे टोटल लैंड एरिया कितना है 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। नाउ चलो कुछ इमेजिन करते हैं। देखो हर इंसान धरती पे एक स्पेस लेता है, तो अगर हम ये डिस्कस करें कि हम धरती पे अगर सारा जमीन एरिया ले ले टोटल और देखने की कोशिश करें कि एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो जिसमें कि धरती का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा है, ह्यूज रेट में, रुक ही नहीं रहा है, और इतना धरती पे लोग हो गए हैं कि जैसे आप बस में नहीं खड़े होते हो, बीच में सबके आसपास लोग रहते हैं, आगे लोग पीछे लोग, और आप शोल्डर टू शोल्डर ऐसे फंसे हुए रहते हो, वैसा सिचुएशन हो गया अगर, या फिर मान लो ह्यूमन के ही साइज के बहुत सारे बिलियंस ऑफ एलियंस आ गए धरती पे और सब आ गए धरती, पूरा धरती पे भीड़ लग गया, तो एट द एंड ऑफ द स्केल धरती की कितनी कैपेसिटी है, वो वर्स्ट केस में एट द एंड कितने लोगों को रख सकती है अपने ऊपर। यानी कितने लोग धरती पे खड़े रहेंगे तो धरती फुल हो जाएगी। यानी अगर पॉपुलेशन बढ़ा और बढ़ता गया तो वो टाइम कब आएगा जब एक भी इंसान के लिए धरती पे जगह नहीं बचेगी, लैंड एरिया। इसका आंसर बड़ा ही मजेदार है। एक इंसान नॉर्मली 0.25 स्क्वायर मीटर जगह लेता है खड़ा होने के लिए, तो जो लैंड एरिया है 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, उसको डिवाइड करें इंसान के साइज से तो आएगा 595 ट्रिलियन पीपल। बिलियन ट्रिलियन छोड़ते हैं, सीधा नंबर्स में समझते हैं। अभी धरती पे 800 करोड़ लोग हैं, पर अगर बहुत सारे इंसान शोल्डर टू शोल्डर खड़े हो जाएं ऐसे, तो एट द एंड ऑफ द स्केल, एट द वर्स्ट केस, धरती अपने ऊपर 60 लाख करोड़ लोगों को हैंडल कर सकती है। समझने के लिए बता दूं, मात्र 800 रुपए और 60 लाख रुपए में बड़ा अंतर है ना। 800 रुपए और 60 लाख रुपए। वैसे अभी है 800 करोड़ लोग धरती पे और 60 लाख करोड़ लोग को धरती वर्स्ट केस में फिट कर सकती है अपने लैंड एरिया पे। पानी की बात नहीं हो रही है। यानी ये धरती बहुत ह्यूज है। अभी धरती का 800 रुपए खर्चा हुआ है, पर धरती के पास है 60 लाख रुपए। पर ये थ्योरेटिकल बात है, ऑफ कोर्स ऐसा थोड़ी होगा कभी, क्योंकि धरती के पास एरिया तो है 60 लाख करोड़ लोगों का, पर बात यह है कि उतना फूड प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। फूड प्रोडक्शन कैपेसिटी, फ्रेश वाटर, ये सब चीज को देखते हुए एट अ हेल्दी लेवल, ये देखें अगर हम लोग कि धरती जितना खाना दे सकती है हमें और जितना पानी दे सकती है और हगने के लिए जगह दे सकती है, तो ये सब को देखें तो हेल्दी लेवल, ये जो बेसिक इंसान सरवाइव करने के लिए जो चीजें चाहिए, तो उस मामले में कितने लोगों को हैंडल कर सकती है, तो ये आप सुन के चौंक जाओगे। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वो नंबर है मात्र 15 बिलियन। 8 बिलियन पीपल तो हो गए हैं, 800 करोड़ हो गए हैं, और हेल्दीली सस्टेन करने का कैपेसिटी है धरती का 15 बिलियन, यानी 1500 करोड़। यानी अभी जितना पॉपुलेशन है उसका डबल तक वो हैंडल कर सकती है रियलिस्टिकली, पर उससे ज्यादा बढ़ा तो खाने और पानी के लिए मारा मारी होगी और लोग एक दूसरे को खत्म करके अपने आप ही पॉपुलेशन कम कर देंगे। फैक्ट नंबर 2, मैंने आपको रोग प्लैनेट्स के बारे में बताया था एक बार, यानी ऐसे ग्रह जो कि अपने सौर मंडल से बंधे नहीं होते हैं और वो घूमते रहते हैं, यानी बंजारे प्लैनेट्स। पर क्या आपको पता है वैसे ही रोग ब्लैक होल्स भी होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक जगह पे नहीं होते हैं। ज्यादातर ब्लैक होल्स स्पेसिफिक जगह पे होते हैं, जैसे कि हम सेफ हैं, चलो दूर है, लेकिन ये रोग ब्लैक होल्स एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी में घूमते रहते हैं और रास्ते में सभी चीजों का सफाया करते जाते हैं। ये सुन के आपको भी लग सकता है कि अगर एक रोग ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में आ गया तो क्या आप और हम बिछड़ जाएंगे, यानी सब कुछ खत्म, वो तो सब कुछ चूस लेगा। हाँ, चूस लेगा। तो अब आप कहोगे कि जल्दी से बता दो कि नियरेस्ट रोग ब्लैक होल किधर है, तो वो है 5000 लाइट ईयर्स दूर हमारे इसी मिल्की वे के अंदर, और उसका नाम है गैया BH1। इसका नाम गैया इसलिए रखा गया है क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का गैया टेलीस्कोप ने इसे खोजा था।
और 5000 लाइट ईयर्स एक बहुत ही कम दूरी है इस ब्रह्मांड के कॉस्मिक स्केल में देखे तो। और इससे भी डरावनी बात यह है कि कई रोग ब्लैक होल्स इससे भी पास होंगे हमारे, लेकिन हमें पता नहीं, जो डिटेक्ट नहीं हुए हैं। देखो इस बात को आप जान लो अच्छे से कि ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करना उतना आसान नहीं है। क्या है कि साइंस फिक्शन मूवीज और जनरली जो आप जानते हो, आपको ऐसा लगता होगा कि सैटेलाइट्स तो ऑल पावरफुल है, ब्लैक होल होगा वो डिटेक्ट कर लेगा, बहुत आसान है, ऐसा इमेज बना हुआ है लोगों में। पर अगर इम्पॉसिबल यहाँ पे है तो ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करना यहाँ पे है, मतलब बहुत हार्ड है, नियर टू इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। इसलिए एक फोटो ब्लैक होल का मिला तो पूरी मैनकाइंड जग गई। रियल लाइफ में ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो रोग ब्लैक होल्स का काउंट, यानी जो बंजारे ब्लैक होल्स हैं जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको खोजना जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हार्ड है। फैक्ट नंबर 1, क्या ईयरफोन्स सच में अनसेफ होते हैं? देखो साउंड को डेसिबल्स में मापा जाता है और डेसिबल्स शब्द को हम लोग हर जगह सुनते हैं, पर इसका रियल मतलब 70 से 75% लोगों को पता ही नहीं है। आज डेसिबल को आप जान के रहोगे बस। मान लो आप एक रूम में हो जहाँ कोई साउंड नहीं है, जीरो साउंड, आप साउंड प्रूफ रूम में हो जिसके अंदर आवाज आती ही नहीं, तो वहां पर ऑलमोस्ट नो साउंड होगा, तो वहां पर डेसिबल होगा 1, क्योंकि नो साउंड तो नहीं हो सकता, जीरो तो नहीं हो सकता, 1 होता है। तो अब आपके कान के पास आके कोई फुसफुसाया, तो वो जो फुसफुसाने का साउंड होता है वो होता है 10 डेसिबल्स। या फिर आप अपने आप में सांस लो, ये जो नॉर्मल सा साउंड होता है ये 10 डेसिबल होता है। और आप मेरे से बात करो, हेलो कैसे हो, सब बढ़िया ना, ठीक है। तो जो नॉर्मल बातचीत होती है इंसान की, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, दो इंसानों के बीच में बातचीत, वो 40 डेसिबल के आसपास होती है। फुसफुसाहट और आवाज में बहुत फर्क होता है ना, इसलिए 10 और 40। और जब आप रोड पे रहते हो और जो ट्रैफिक का साउंड होता है, गाड़ी हॉर्न ये सब का, जैसे बलेनो मारेगा पिं, मर्सिडीज मारेगा पिं, BMW मारेगा पिं, तो वो नॉइज 80 डेसिबल का होता है। तो 80 डेसिबल वो सेफ पॉइंट है। इसके ऊपर का जो साउंड होता है वो कान को डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी अप टू 79 डेसिबल इज कंसिडर्ड सेफ जनरली। बात यह है कि जब आप ईयरफोन में गाने प्ले करते हो तो आप ईयरफोन में गाने को प्ले कर दो और दूर से देखो तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत कम साउंड है, साउंड तो बहुत धीमा आता है ना। पर जब वही कानों में लगता है ईयरफोन, तो वो आपके कान के पर्दों से कुछ ही दूर पे होता है, जिसके चलते उसका डेसिबल होता है 60 के आसपास, यानी नॉर्मल 60 होता है, कोई ज्यादा नहीं होता है। ईयरफोन्स के जो बड़े भाई होते हैं यानी हेडफोन्स, वो तो फिर भी कान के ऊपर रहते हैं, पर ये जो छोटा भाई है ईयरफोन, ये पर्दे के सामने रहता है। खैर, कोई इंसान नॉर्मली गाना सुन रहा होता है तो वो 60 डेसिबल होता है कान में, पर जो लोग वॉल्यूम को एकदम फुल कर लेते हैं और फुल साउंड में सुनते हैं, उनका डेसिबल 90 तक पहुंच जाता है, जो कि सेफ लेवल से 10-11 पॉइंट ज्यादा है। और कोई कोई बहुत ही ज्यादा साउंड से सुनता है जिससे कि डेसिबल 100 तक पहुंच जाता है, पर उतने साउंड में बहुत कम ही लोग आप में से सुनते होंगे, ज्यादातर लोग नॉर्मल लेवल पे ही सुनते होंगे। और वैसे भी जब भी साउंड 80 से ज्यादा होता है तो कान में चुभने लगता है, तो आपको खुद पता चल जाता है कि साउंड ज्यादा है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है, आप कम कर देते हो। लेकिन कुछ लोग आप तो रियल लाइफ में देखे ही होंगे, कितना भी साउंड करो उनको। और एक बात बता रहा हूँ, जो वॉल्यूम परसेंटेज है उसको डेसिबल मत मानना। ऐसा नहीं कि अगर आप 60 पे वॉल्यूम रखोगे तो 60 डेसिबल होगा, वैसा नहीं होता। या फिर 70 पे वॉल्यूम रखोगे तो 70 डेसिबल है, वैसा नहीं है। बल्कि वॉल्यूम परसेंटेज जितना होता है उससे कम ही होता है डेसिबल। जैसे कि आप अगर ईयरफोन के 70% साउंड पे सुन रहे हो तो डेसिबल 55 से 60 ही होता है। अगर आप ईयरफोन का 80% पे सुन रहे हो तब डेसिबल होगा 65-70 के आसपास, जो कि सेफ है। पर 90-100 फुल वो ठीक नहीं होता है। और दूसरी बात, अगर कोई 10 से 15 मिनट 90 डेसिबल पे सुन ले तो ऐसा नहीं कि आपका कान सड़ जाएगा। इंसानी शरीर इतना वीक नहीं है। कानों को हार्म तब होती है जब, ध्यान दो, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है। सिंपल कॉमन सेंस, नो रॉकेट साइंस, यानी घंटों हाई वॉल्यूम पे सुनने से फर्क पड़ता है। तो ये थी डेसिबल की बात। और दूसरी बात है बैक्टीरियाज की। तो हाँ, बैक्टीरियाज होते हैं ईयरफोन्स में। तो सबसे पहली बात, अगर ईयरफोन आपका है तो आप ही यूज करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें आपका ही ईयर वैक्स लगा हुआ है। वो होता है ना, कभी कभी हम शादियों में जाते हैं तो बुआ का लड़का या फिर कोई चंचल बच्चा आपका ईयरफोन यूज कर रहा होता है, और जाके उन बच्चों का कानों में झांकना ना, एक बार 1 किलो ईयर वैक्स दिखेगा आपको, और फिर वही आप में ट्रांसफर होगा। इसलिए अवॉइड शेयरिंग, शेयर नहीं करो। पर यहाँ पर एक सवाल आता है, आपके कान में भी तो बैक्टीरियाज हैं, आपके कानों में भी तो स्मॉल माइक्रोब्स हैं, तो आप भले ही ईयरफोन को 100 बार यूज कर लो, आपके लिए सेफ कैसे है जब आपके कान में भी खतरनाक बैक्टीरियाज है तो? और एक बार कोई दूसरा सुन ले तो वो आपके लिए खतरनाक है, ये क्या बात हुई? आप 500 बार भी यूज करो और आपका बैक्टीरिया बार बार लगे तो
सेफ कैसे है? तो इसका आंसर है यूनिक बैक्टीरियाज इन योर बॉडी। तो दुनिया के हर एक इंसान के बॉडी में यूनिक सेट ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं। इसको आपका माइक्रोबायोम कहते हैं। जिस तरह अभी आपके ऊपर जो है उसे शर्ट कहते हैं, वैसे आपके बॉडी के ऊपर जो कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियाज है उसे आपका माइक्रोबायोम कहेंगे। और जो माइक्रोब्स आपके कान में है वो आपके लिए हार्मलेस है, क्योंकि वो आपके शरीर का जो नेचुरल बैलेंस है बैक्टीरियाज का, उसी का पार्ट है, एक सेट का पार्ट। आपका बॉडी वेल इक्विप्ड है उन माइक्रोब्स को संभालने में। प्रॉब्लम तब होती है जब किसी और का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में आ जाए। तो अपना ईयरफोन खुद ही यूज करो, और लाउड म्यूजिक सुनना है तो कुछ देर तक सुनो, 10-15 मिनट बस, और क्या। और हाँ, वही कि ईयरफोन को जस्ट ऐसे ही बेड पे, अलमीरा पे, ओपन अलमीरा पे ना फेंक दो। ईयरफोन को अपने बैग या फिर किसी क्लोज्ड स्पेस पे रखो। दैट्स इट। ईयरफोन सेफ होते हैं, उतना माथा पीची मत करो। अब मैं आपको 2 बोनस फैक्ट्स बताऊंगा, एक वर्ल्ड के अंदर का और एक यूनिवर्स के बाहर का। बोनस फैक्ट 1, ये गजब फैक्ट है। यूएस के एक सर्वे में ये पता चला कि सिर्फ 66% ऑफ द पीपल ही विसल कर पाते हैं, यानी सीटी मार पाते हैं। ये मुझे अजीब लगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कई लोगों में सीटी बजाने की भी कैपेबिलिटी नहीं होती। मेरे में तो है। मुझे तो लगा था कि ये लर्नेबल स्किल है, यानी जो चाहे वो सीख सकता है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। सबका माउथ, लिप्स और एयर फ्लो का अमाउंट अलग अलग होता है, और कईयों के लिए ऐसा होता है कि विसल करना यानी सीटी बजाना इम्पॉसिबल होता है उनके लिए। वैसे सच कहो ना तो मैंने रियल लाइफ में आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जो कि सीटी ना बजा पाए। मैंने ऑलमोस्ट 100% लोगों को देखा है, पर अमेजिंग बात तो ये है कि ऐसे बिलियंस ऑफ लोग हैं जो कि सीटी नहीं मार पाते हैं। गजब। बोनस फैक्ट 2, मैं इस यूनिवर्स के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। आपसे एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछता हूँ, जो कि सिर्फ इस धरती के लेवल पे ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लेवल पे इम्पोर्टेंट है, जो कि शायद इस यूनिवर्स का सबसे अल्टीमेट सवाल है। और वो ये है कि इस यूनिवर्स के बाहर क्या है। इसको मैंने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन और डीप इनसाइट्स पे जाते हैं। व्हाट्स आउटसाइड दिस यूनिवर्स। हम लोग यूनिवर्स की बात करते हैं तो प्लैनेट्स, तारे, गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाएं, डार्क मैटर, इन सब की बात करते हैं। पर क्या हो अगर ये यूनिवर्स का इतना सारा कुछ भी इस रियलिटी का छोटा सा ही पार्ट हो। ये जो हमारा यूनिवर्स है, हो सकता है सिर्फ एक यूनिवर्स हो बहुत सारे यूनिवर्सेस के कलेक्शन में, और इसे ही मल्टीवर्स कहते हैं। मानो हमारा यूनिवर्स एक बबल है जो कि एक्सपैंड हो रहा है। तो हो सकता है कि इस एग्जिस्टेंस में हजारों बबल्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, और हजारों तो एक छोटा नंबर है, हो सकता है लाखों बबल्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हो, या फिर मे भी करोड़ों बबल्स एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हो, या फिर अरबों यूनिवर्सेस एक साथ एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जो सारा यूनिवर्स का कलेक्शन है, जिस जगह पे जो कंटेनर सारे यूनिवर्सेस को अपने अंदर लेके है, वो जगह अल्टीमेट है। वैसे अगर इस यूनिवर्स की बात करें जिसमें हम रहते हैं, तो हमारा वाला जो यूनिवर्स है, क्या उसका कोई किनारा एग्जिस्ट करता है? तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट आता है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि स्पेस टाइम कर्व्ड है, यानी अगर हम यूनिवर्स में किसी एक पॉइंट से, मान लो धरती से निकले और सीधा जाते रहें तो थियोरेटिकली हम घूमकर उसी जगह पर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर धरती पे आप एक जगह से चलना शुरू करते हो तो घूम फिर कर आप उसी जगह पे आ जाते हो। बिल्कुल उसी तरह ही यूनिवर्स का भी वैसा ही कुछ सीन है। इसका कोई किनारा एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि पूरा यूनिवर्स अपने आप में एक सेल्फ सस्टेन्ड कर्व है। और हमारे यूनिवर्स में ग्रेविटी है, फिजिक्स के नियम है, यानी लॉज ऑफ फिजिक्स। पर हो सकता है जो बाकी यूनिवर्सेस होंगे उसमें कोई और नियम होगा। हो सकता है दूसरे यूनिवर्स में टाइम का कोई कंसेप्ट हो ही ना, हो सकता है उस यूनिवर्स में ग्रेविटी हो ही ना। देखो, हम लोग असल में सोच ही नहीं सकते हैं कि दूसरा यूनिवर्स में क्या क्या होगा, क्योंकि क्या है कि आप सोच रहे हो, थिंक कर रहे हो अपने दिमाग से। आपके खोपड़ी के अंदर जो पिंक सा मैगी जैसा स्ट्रक्चर मौजूद है, उससे आप सोच रहे हो, और वो दिमाग कहाँ का है? वो है इस यूनिवर्स का ना, जिसमें हम जी रहे हैं, यानी इस यूनिवर्स का ब्रेन है। यानी हम चाह के भी ये नहीं सोच सकते हैं कि इस यूनिवर्स के बाहर जो यूनिवर्स हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हमारे सेंसेस, हमारे ब्रेन उसके लिए बने ही नहीं है। आवर माइंड्स आर मेंट फॉर दिस यूनिवर्स ओनली। इसलिए ये लाइंस कि बाहर के यूनिवर्स में ग्रेविटी नहीं होगा, प्लैनेट्स स्क्वायर होंगे वगैरह वगैरह, बिल्कुल हमारे लिए सेंस नहीं बनाती है, नॉनसेंस। क्योंकि इस रियलिटी के रचयिता ने दिमाग को बनाया ही ऐसा है, इस तरह से कि इस यूनिवर्स के अंदर रहो
और सोचो बस। इसका मतलब हम शायद कभी जान ही नहीं पाएंगे कि इस यूनिवर्स के बाहर की चीजों की प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, और हमारी यूनिवर्स की चौड़ाई इतनी है कि इसे जान पाना नामुमकिन है। मान लो एक बहुत ही पैशनेट वैज्ञानिक है, उसने सबसे पीक टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया, उसने ठान लिया कि मैं यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जान के रहूंगा। उसने सबसे हाईएस्ट लेवल का टेक्नोलॉजी बना दिया जो कि हमारे ब्रह्मांड में संभव है। कौन सा टेक्नोलॉजी? लाइट के स्पीड से चलने वाला एक स्पेसशिप बना डाला उसने। तो इस स्पेसशिप को भी 93 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे पूरे यूनिवर्स को कवर करने में, क्योंकि यूनिवर्स का साइज ही उतना है, 93 बिलियन लाइट ईयर्स। आपको बता दूं, बिग बैंग से लेके आज तक सिर्फ 13.8 बिलियन साल ही पार हो पाए, यानी सिर्फ हार्ड ही नहीं बल्कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इस यूनिवर्स को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना। यानी इस दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि इस पूरे ब्रह्मांड को जानना नामुमकिन है। वैसे ये कितनी अमेजिंग बात है कि परमाणु से भी छोटा था ये यूनिवर्स एक समय, और अब 93 बिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा हो चुका है। साइंटिस्ट्स उस पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहते हैं, जिस पॉइंट से बिग बैंग वाला एक्सप्लोजन हुआ। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि वो सिंगुलैरिटी का साइज स्मॉलर देन एटम था, परमाणु से भी छोटा। कहा जाता है उस सिंगुलैरिटी का टेम्परेचर इनफाइनाइट था, मतलब 1 बिलियन डिग्री या फिर 1 ट्रिलियन डिग्री सेल्सियस हॉट नहीं बल्कि इनफाइनेटली हॉट था उसका टेम्परेचर। इतना हॉट कि आपका और मेरा दिमाग उसे कॉम्प्रहेंड कर ही नहीं सकता। ये सोचकर सर घूम जाता है कि ये सारी चीजें, आप, मैं, ये प्लैनेट, तारे, गैलेक्सीज सब इतने छोटे एरिया में पैक्ड थे, इतने इनक्रेडिबली टाइनी स्पेस में। टाइम भी तब एग्जिस्ट नहीं करता था, और जब ये सिंगुलैरिटी ब्लास्ट किया तब स्पेस और टाइम दोनों एग्जिस्टेंस में आया। अब टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था, ये कैसी बात लग रही सुनने में, है ना? ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो अगेन मैं कहूंगा हमारा माइंड ग्रास्प कर ही नहीं सकता। वो ब्लास्ट हुआ, टाइम आया, और उसी ब्लास्ट से सब बने, उसी के मटेरियल से गैलेक्सीज बने, प्लैनेट्स बने, आप और मैं बने। यानी आप और मैं, सभी लोग, सारी चीजें एटम से भी छोटे स्पेस में पैक्ड उसी सिंगुलैरिटी में एग्जिस्ट करती थी आज से 13.8 बिलियन साल पहले। यूनिवर्स के रहस्यों को जितना एक्सप्लोर करो सही में उतना ही कम है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।